बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रुमैसा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे LLB 5 ईयर पार्ट 1 के सब्जेक्ट फिलॉसफी ऑफ लॉ को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज हम कवर करेंगे, व्हाट इज़ लॉ, डेफिनेशन ऑफ लॉ, और लॉ इज स्टेगनेंट और नॉट। सो नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो हम इसको कैसे कवर करेंगे। तो फर्स्टली मैंने यहाँ पे शॉर्ट आउटलाइन दी है जिसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम जो उसके पॉइंट्स हैं वो क्लियर किए जाएं। सो सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊंगी और उसके बाद फर्दर हम इनको एक्सप्लेन करते जाएंगे। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, सेकेंड वन इज़ मीनिंग ऑफ लॉ, थर्ड वन इज़ डेफिनेशन ऑफ लॉ, फोर्थ वन इज़ ओरिजिन ऑफ लॉ, फिफ्थ वन इज़ नेचर ऑफ लॉ, and sixth is function of law, seventh role of law in business, eighth role of law in society. Introduction of law. Law is a set of rules and regulations enforced by state on the society. यानी कि कानून असूलों का वो मजमूआ है जो रियासत के ज़रिए सोसाइटी पे या स्टेट के अंदर रहने वाली रियाया या उनके लोगों पर इन्फोर्स करवाए जाते हैं ताकि जो स्टेट के अंदर रहने वाले लोग हैं वो डिसिप्लिन से रह सकें अपनी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। लॉ को डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ने एक्सप्लेन किया है अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जर्वेशंस। जैसे जैसे जिसके मुशाहदात रहे उसके मुताबिक उन्होंने इसको ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने डिफ़ाइन किया। सब ने इसको डिफरेंट टर्म से डिफ़ाइन किया। किसी ने इसको इसके नेचर से डिफ़ाइन किया, किसी ने सोर्स से, किसी ने अफेक्ट इन सोसाइटी से इसको जो है डिफ़ाइन किया। अब दिमाग में ये सवाल आता है कि लॉ जो है वो डायनामिक क्यों है। तो लॉ सोसाइटी के लिए होता है तो सोसाइटी डायनामिक। तो आप एक डेफिनेशन दे के लॉ को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं और उसको स्टैटिक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होगी वैसे ही लॉ में इवॉल्वेशंस होंगी। दैट्स व्हाई यू डिफाइन लॉ फॉर वन टाइम फ्रेज, यू नेवर डिफाइन इट फॉर लाइफ। जैसे कि लॉ में डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने अपनी अपनी राय दी है, डेफिनेशंस दी हैं, वैसे ही एक ज्यूरिस्ट हैं पॉल्क, उन्होंने तो ये कहा है कि जैसे जैसे लॉ का इल्म आपके पास बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसको डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज मीनिंग ऑफ लॉ। सो वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ लॉ इन 3 टर्म्स। फर्स्ट वन इज़ लीगल ऑर्डर, जिसमें पॉलिटिकल सोसाइटी की क़ुव्वत के ज़रिए ताल्लुकात को एडजस्ट करना और उसके तर्ज़ अमल के निज़ाम को तरतीब देना ताकि वो बेहतरीन तरीके से माशरे को एक डिसिप्लिन में लेके चले, उसको कहते हैं लीगल ऑर्डर। एंड द सेकेंड वन इज़ द होल बॉडी ऑफ लीगल पर्सपेक्ट विच एग्जिस्ट इन पोलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज़, यानी कि लीगल बॉडी के वो तमाम पर्सपेक्ट जो कि सियासी तौर पर ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ में मौजूद हों। एंड द थर्ड वन इज़ ऑल द ऑफिशियल कंट्रोल इन पोलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी, यानी कि कानून के मुताबिक सियासी माशरे में कंट्रोल। इन सिंपल वे हम बताना चाहते हैं कि लॉ का मतलब है जो तमाम क़ुव्वतों को एडजस्ट करता है, उसके ताल्लुकात को एक तरतीब दे के चलता है ताकि हम सोसाइटी में एक कंट्रोल ला सकें और सोसाइटी को एक डिसिप्लिन तरीके से रन कर सकें। जो कि इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जाता है कि इन एंशियंट टाइम, मतलब हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से अगर अंदाज़ा लगाएं तो तब लोग क्या जंगलात में रहते थे, उनको नहीं पता, उनको इल्म ही नहीं था कि रहने के तरीके क्या हैं, तर्ज़ अमल क्या है, किसी से बात करने का तरीका क्या है, बैठने उठने का तरीका क्या है, कोई किसी को कैसी बात करेंगे तो वो हर्ट हो जाएगा, किसी को कैसी बात करेंगे तो वो खुश हो जाएगा। कोई डेकोरम नहीं था, कोई रूल नहीं थे, कोई नॉर्म्स नहीं थे सोसाइटी में। इंसान और जानवर एक जैसी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो लॉ ने हमें प्रोवाइड किया सोसाइटी का डेकोरम, उसने हमें प्रोवाइड किए ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ताकि हम उसको फॉलो करके सोसाइटी की नॉर्म्स को प्रोटेक्ट कर सकें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेफिनेशन ऑफ लॉ। डेफिनेशन ऑफ लॉ में आप पेपर में किसी भी ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन राइट कर सकते हैं। जैसे कि हम लॉ की डेफिनेशन ऑस्टिन पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉन ऑस्टिन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। जॉन ऑस्टिन एक पॉजिटिविस्ट थे। जॉन ऑस्टिन सेड लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सेंशंस, यानी कि
लॉ एक ऐसी कमांड है जो कि सुपीरियर के ज़रिए दी जाती है, सॉवरेन के ज़रिए दी जाती है, और उसकी वायलेशंस के बैक पे आपको सेंक्शन होती हैं, पनिशमेंट होती है, उसको लॉ कहते हैं। तो उनकी डेफिनेशन में पहला वर्ड और पॉइंट है कमांड। तो कमांड कोई ऐसी नॉर्मल सी नहीं होती थी कि मतलब बड़ी कोई नॉर्मल सी कमांड है और कोई भी जो है उसको वायलेट कर लेगा, वो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से होती थी। तो आपको समझाने के लिए मैं बताती हूँ, जैसे कि एक्ट 1965 है, मोटरवे एक्ट, जिसमें बताया जाता है कि आप जब कार ड्राइव करेंगे ना तो आपके सीट बेल्ट लगानी बहुत ज़रूरी है, या बाइक राइड करेंगे तो आपके लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है यूज़ करना। और अगर आप उसकी वायलेशन करोगे तो उसके उसके वायलेशन पे आपको पनिश किया जाएगा। सो इन सिंपल, वर्क टू डू और नॉट टू डू, कमांड कम्स फ्रॉम सॉवरेन। और सॉवरेन वो होता है जो किसी का मोहताज नहीं होता, जो किसी के फैसले का पाबंद नहीं होता। So seen different, sorry, so seen different perspectives, sovereign king भी हो सकता है, sovereign president भी हो सकता है, और sovereign prime minister भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पार्लियामेंट सॉवरेन है, तो पाकिस्तान के सारे मेन प्रोसीजर सॉवरेन अथॉरिटी के ज़रिए हल किए जाते हैं। पार्लियामेंट ही उसको हल करती है, उस पर कोई ऑर्डर देती है या कमांड देती है। सो थर्ड वन इन सेंक्शंस। सेंक्शंस मीन पनिशमेंट्स। आप किसी लॉ को वायलेट करेंगे तो डेफिनेटली अगर वो कॉडिफाइड है तो मस्ट आपको पनिशमेंट मिलेगी, और अगर वो कॉडिफाइड नहीं है, कस्टमरी बेस है, तो आपकी छूट हो सकती है, आपके जो है सेंक्शंस नहीं अप्लाई होंगी फिर, और इन केस अगर कॉडिफाइड है तो सेंक्शंस होंगी। एक्ट 1965 है, मोटरवे एक्ट। इसमें आप अगर कार में बैठे ड्राइव करते सीट बेल्ट नहीं लगाते तो आपको इस सूरत में फ़ाइन होता है। अगर आप बाइक राइड करते हुए ओवर स्पीड होते हैं, अगर स्पीड मेंशन है, कार में भी इसी तरीके से अगर स्पीड मेंशन है और आप वहाँ ओवर स्पीड होते हैं तो आपको फ़ाइन किया जाता है। और अगर आप हेलमेट नहीं यूज़ करते बाइक राइड करते हुए तो आपको जो है फ़ाइन किया जाता है। सो इस एक्ट में कमांड भी आ गई कि आपने हेलमेट यूज़ करना है, आपने सीट बेल्ट लगानी है, और पार्लियामेंट की तरफ से हो गई तो वो सॉवरेन अथॉरिटी है, और जो आप उसकी वायलेशन पे उसका फ़ाइन पे करोगे, जो आपको पनिशमेंट मिलेगी, वो होगी सेंक्शंस। नाउ आपको समझाने के लिए हम एक अनदर जरिस डिस्कस करते हैं जो कि सालमेंट है, और वो भी एक पॉजिटिविस्ट हैं। So, according to Salmond, law may be defined as a body of principles recognized and applied by the state in the administrations of justice. सॉलमेंट अपनी डेफिनेशन में कहता है कि लॉ असूलों का नाम है। ये असूल रिकॉग्नाइज करवाए जाते हैं स्टेट के ज़रिए, और स्टेट ही इनको अप्लाई करवाती है। अब ये रिकॉग्नाइज तब होते हैं जब स्टेट, यानी कि स्टेट का सॉवरेन या फिर पार्लियामेंट इसको पास कर दे। एंड रिकॉग्नाइज अदर मीनिंग इज़ व्हेन यू एडमिटेड इट, और फिर इन्हीं असूलों को अप्लाई करवाया जाएगा एग्जेक्टिव और कोर्ट्स के थ्रू। नाउ द क्वेश्चन इज दैट why they recognize these rules and apply it? In simple words, लॉ एक ऐसे असूलों का मजमूआ है जो कि स्टेट ही रिकग्नाइज करवाती है, बल्कि खुद करती है, और फिर इसको अपनी ही स्टेट पे अप्लाई करवाती है। किस लिए अप्लाई करवाती है? जस्टिस अचीव करने के लिए। In very, very, very simple words, law is a tool and instrument which is used to achieve justice. Now the next point is origin of law. हम origin of law को 2 points पे discuss करेंगे. First, origin of law by nature, and another, origin of law by positivist. By nature, we come to know law was organized when first men come on earth. According to them, law inherent in human nature. And by positivist, second point, law is man-made object. Law is made to control the human body. The society create the law itself for regulation it. In simple word, nature कहती है कि लॉ तब बन गया था जब पहला इंसान ज़मीन पर आया था, बट जो पॉजिटिविस्ट हैं वो कहते हैं कि पहला लॉ तब बना था जब इंसान ने पहले लॉ को इन रिटन डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाया था। So by positivist, first law example is God of Hammurabi. So next point is nature of law. तो nature mean क्या है? Nature mean किसी चीज़ की characteristics, उनका inheritance, उसके ingredients के बारे में बात करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक दरख्त की, तो हमें देखने हैं उसका बेसिक क्या है, उसका इनहेरिट फीचर क्या है। इनहेरेंट कहते हैं परमानेंट इन नेचर, जो कि कभी रिमूव ना हो सके।
तो हम क्या कहेंगे कि दरख्त में जो उसकी लकड़ी है, जो उसका वुड है, वो उसका बेसिक नेचर है कि अगर दरख्त में लकड़ी नहीं होगी तो उसका नेचर नहीं होगा। बिकॉज़ उसके पत्ते, उसकी जड़ें, वो उसका फ्रूट वो तो चेंज होता रहता है ना। उनके स्टाइल, उनकी शेप, उनका कलर सब चेंज होता रहता है। तो वो नेचर नहीं हुआ। नेचर तो वो होते हैं जो परमानेंट होता है। जैसे लॉ की नेचर है, सबने डिफरेंट बताई है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ने डिफरेंट बताई है। जैसे पॉजिटिविज्म है, उसने इसकी नेचर बताई है कि इसकी नेचर कमांड है। जबकि नेचुरलिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये बेसिकली ये मोलैरिटी है। एंड रियलिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं इसकी नेचर ये जजमेंट ऑफ गॉड है। तो नेचर तीनों ने डिफरेंट बताई है। तो मैं कॉमन नेचर की बात करूंगी जो इन तीनों के अंदर फॉल करेगी। मैं आपको इसके 3 पॉइंट्स बताऊंगी जो कि नेचर ऑफ लॉ है। द फर्स्ट वन इज इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। और फिर आप इसको कमांड पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, मोलैरिटी ले लें, जजमेंट ऑफ द कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, तो ये रूल्स हैं और ये डील करते हैं यूनिट कंडक्ट से। यानी कि आपने कभी सुना है कि कुत्ता अगर काटेगा तो उसको सजाए मौत हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कुत्ता काटेगा तो कुत्ते के मालिक को सजाए मौत होगी या फिर कोई भी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि सज़ा जब भी दी जाती है इंसान को दी जाती है जिसने उसको पाला होता है। क्योंकि लॉ की नेचर ये है कि वो ह्यूमन के कंडक्ट को कंट्रोल करेगा, यानी किसी इंसान के कोई काम करने या ना करने से डील करता है। ये लॉ की बेसिक नेचर है। यानी कानून बनाया इंसानों के लिए गया है, चाहे वो डिवाइन हो चाहे वो मैन मेड हो। कोई कानून या ऐसा काम नहीं जो ह्यूमन कंडक्ट से रिलेट ना करता हो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर काम जो इंसान के डू और नॉट टू डू से डील करता हो। एंड द थर्ड वन इज इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और टूल। यानी कि लॉ एक इंस्ट्रूमेंट है और एक टूल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देती हूँ कि अगर आप किसी दरख्त को काटना चाहते हैं तो आपका मकसद है उसको काटना, तो आप दरख्त को एक आरे से काटेंगे। तो जो आपने आरे से काटा है वो आपका टूल है। तो बेसिकली लॉ एक टूल है, एंड नहीं है कि आप इसको अपने मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। लॉ इंस्ट्रूमेंट क्यों है, ये टूल क्यों है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है जस्टिस अचीव करना। लॉ का पर्पस है कि वो जस्टिस अचीव करे। दैट्स इट। Function of law. Law was created because it helps prevent chores from happening within the business environment and as well as society. यानी लॉ को क्रिएट किया जाता है। लॉ का बेसिक फंक्शन है कि वो माशरे को अफरा तफरी से बाज रखे। यानी कि अगर माशरे में रहने के असूल होंगे और लोगों को पता होगा कि माशरे में रहना कैसे है, उनको गाइड किया जाएगा, तो मुआशरे में अफरा तफरी और जहालत ख़त्म हो जाएगी, क्राइम रेट भी कम होगा। लॉ एक ऐसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो कि पूरे मुआशरे को एक डिसिप्लिन में रखती है और मुआशरे को पीस प्रोवाइड करती है। एंड इट हैविंग लीगल बाइंडिंग फोर्स। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ लॉ इन बिजनेस. Law also plays an important role in business world because it set reasonable expectations on which the business should operate in order to protect the business owner interest for the customs of that business. यानी कि वो जो है बिजनेस में बहुत अहम किरदार अदा करता है कि माकूल तौक़ात के कारोबार को किस तरह काम करना चाहिए, या कैसे जो है कंपनी के ऑनर को और उसके कस्टमर्स को फ़ायदा हासिल होगा, या उनके जो इंटरेस्ट हैं उनकी हिफाजत कैसे होगी। और गाइडलाइन देता है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे ट्रीट करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे देनी है पे स्केल पर, और कितने आवर्स काम करवाना है, ब्रेक देनी है, उसके बेनिफिट्स। ड्यू टू लॉ बिजनेस क्रिएट एन इन honest environment. Still, last point is role of law in society. So in simple way, लॉ के बगैर सोसाइटी अनसिविलाइज्ड हो सकती है, डिक्टेटरशिप का दौर हो सकता है, कोई एक आकर अपनी मनमानी करे, अफरा तफरी का आलम हो सकता है, क्योंकि जब कोई लॉज नहीं होंगे, डिसिप्लिन नहीं होंगे, रूल्स असूल कुछ भी नहीं होगा, तो हर कोई अपनी मन मर्जी करेगा, और हर कोई अगर अपनी मन मर्जी करेगा तो एक दूसरे के लॉज को, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल लॉज को वायलेट करेगा। तो इस सूरत हाल में पूरे माशरे में अफरा तफरी का आलम पैदा हो जाएगा। तो लॉ का रोल सोसाइटी में यही है कि Well, laws are made to protect its citizens from harm. All the citizens keep equal opportunities. कानून सिटीजन्स को जो है नुकसानात से बचाता है, इक्वल के राइट्स देता है, कोई रेसिज्म का सीन नहीं है, कोई जेंडर सीन नहीं है कि मतलब
किसी के लॉज नहीं वायलेट होते, किसी के रिलीजन लॉज नहीं वायलेट होते, सोशल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेंटेन रहते हैं. लॉ प्रोवाइड सिटीजन्स plenty of equal protections. Society laws are made to protect the common goods for everyone. So, I am trying to explain this topic in simplest way. Hopefully helpful for you. If you have any question, do write your question in comment section. मिलते हैं next topic के साथ. Hit the like and subscribe button if you haven't yet. दुआ में याद रखिएगा. Stay blessed. Thank you for watching video. Allah Hafiz.